हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर व्हेन लोड इज नॉट कनेक्टेड टू द सेकेंडरी और आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो देखिए, मैंने मेरे चैनल में जस्ट ये वीडियो के पहले एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ये वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो जो वीडियो है उसका कंटेंट अगर देखा नहीं है या वो वीडियो को अगर आपने अच्छे से वॉच नहीं किया है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वो वीडियो जो है उसे कंटेंट को पहले अच्छे से देखिए और उसके बाद अगर आप ये आज के वीडियो को या आज के वीडियो के कंटेंट को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो प्रॉपर और बेटर हो सकती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल इलेक्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकॉन को अगर प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल के जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो रहेगा ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। जब आपने लोड जो है वो सेकेंडरी या आउटपुट टर्मिनल जो है ट्रांसफार्मर को उस पर कनेक्ट नहीं किया है तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग ऑपरेशन को स्टार्ट करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है इक्वेशन। इक्वेशन थ्योरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑपरेशन अगर देखना है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जब लोड कनेक्ट ना किया हो तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले पावर इक्वेशन और करंट इक्वेशन जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जब लोड कनेक्ट नहीं किया होगा सेकेंडरी साइड में, वो पहले देखना होगा। तो चलिए पहले वो देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखिए। देखिए कैसा होगा अगर लोड कनेक्ट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, आपने अगर लोड कनेक्ट नहीं किया है सेकेंडरी टर्मिनल्स में तो क्या होगा, सेकेंडरी साइड जो है वो ओपन सर्किटेड रहेंगी। आप देखिए, ये जो आपका सेकेंडरी साइड है वो ओपन सर्किटेड है, मतलब सेकेंडरी सर्किट जो है वो क्लोज नहीं होगा क्योंकि यहां आपने लोड कनेक्ट नहीं किया है। तो अगर लोड कनेक्ट नहीं किया है और सर्किट सेकेंडरी साइड जो है ट्रांसफार्मर का वो अगर ओपन सर्किटेड है तो करंट जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का I2 करंट जो है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग का वो जीरो रहेगा, करंट फ्लो होगा ही नहीं। इसलिए मैंने लिख के रखा है, आप देखिए I2 जो है वो जीरो है क्योंकि लोड कनेक्ट ना होने की वजह से सेकेंडरी साइड ये ओपन सर्किटेड होने की वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, वैसा देखा जाए तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो इंटरनल ड्रॉप्स जो है वो होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन लोड कनेक्ट नहीं किया है सेकेंडरी साइड में, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सर्किट ये ओपन सर्किटेड है सेकेंडरी साइड का, इस वजह से ड्रॉप्स नहीं होंगे क्योंकि ड्रॉप होने के लिए तो करंट फ्लो होना इंपॉर्टेंट है ना। अगर वाइंडिंग में करंट अगर फ्लो होगा तब जाके वाइंडिंग का जो ओमिक नेचर है उस वजह से ओमिक नेचर मल्टीप्लाई बाय करंट या फिर करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, इतना वोल्टेज जो है वो ड्रॉप आपका जो होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन करंट ही अगर फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होने का तो कोई सवाल ही नहीं रहेगा। इसलिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होने के बावजूद भी सेकेंडरी साइड जो है वहां इंटरनल ड्रॉप्स आपको नहीं दिख रहे हैं और यही रीजन है कि हम लोगों ने E2 इक्वल्स टू V2 लिख के रखा है। मतलब जितना ईएमएफ ये इंड्यूस्ड हुआ है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है E2 म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही वोल्टेज सेम एक्सटेंड हो रहा है अप टू द लोड टर्मिनल्स। भले लोड कनेक्ट नहीं किया होगा लेकिन अगर आप वोल्ट मीटर से अगर वोल्टेज को अगर मेजर करते हो तो इंटरनली ईएमएफ इंटू जो E2 रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग का उतना ही मैग्नीट्यूड वोल्टेज का आप लोग देख सकते हो या आपको मिलेगा सेकेंडरी टर्मिनल्स जो है लोड के, जहां लोड कनेक्ट होता है जनरली जब भी होता है वो जगह पे। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि E2 इक्वल्स टू V2 रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पढ़ते समय पहले ये पता होना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि अगर ट्रांसफार्मर अगर प्रैक्टिकल है और अगर लोड कनेक्ट नहीं है तो सेकेंडरी साइड ये ओपन रहने की वजह से और करंट जीरो रहने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप वाइंडिंग में नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अगर होता है तो करंट डेफिनेटली फ्लो होना चाहिए वाइंडिंग में और करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज है, ये कोई अनडिजायरेबल नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं E2 इक्वल्स टू V2। और देखिए अभी क्या रहेगा, अगर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो नहीं हो रहा है
लोड भी कनेक्ट नहीं किया है, इसका ही मतलब पावर डिमांड जो है, लोड कनेक्ट ना होने की वजह से सेकेंडरी साइड में पावर डिमांड जो है वो है ही नहीं, ऐसा आप बोल सकते हैं सेकेंडरी साइड में। और अगर सेकेंडरी साइड में पावर डिमांड नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो प्राइमरी साइड में भी जो है वो पावर जो रहेगा वो काफी कम, नेग्लिजिबल विड्रॉ करेगा, क्योंकि सेकेंडरी में पावर की डिमांड ही नहीं है, तो प्राइमरी साइड में पावर जो रहेगा वो ट्रांसफॉर्मर क्यों ज्यादा विड्रॉ करेगा सप्लाई सिस्टम से। तो इस तरह से आप देखिए ये जो अपना प्राइमरी साइड है, ये प्राइमरी साइड में जो ट्रांसफॉर्मर जो है वो पावर लेवल जो है वो इतना ज्यादा विड्रॉ नहीं करेगा सप्लाई सिस्टम से, क्योंकि सेकेंडरी साइड में पावर की डिमांड नहीं होने की वजह से प्राइमरी साइड में भी पावर लेवल ये कम ही रखता है ट्रांसफॉर्मर, और पावर लेवल कम रखने के लिए डेफिनेटली वो करंट कम ही विड्रॉ करेगा सप्लाई सिस्टम से। जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये करंट हम लोगों ने बताया हुआ है आई नॉट, ये नो लोड प्राइमरी करंट है। जनरली हम लोग I1 लिखते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के करंट को, लेकिन जब सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट नहीं होता है तो प्राइमरी साइड का जो करंट रहता है उसको I0 आप लिख सकते हो। तो I0 जो होता है, ये जो लिखा हुआ है I0, ये नो लोड प्राइमरी करंट ऐसा आप बोल सकते हो। तो आप देखिए वो करंट भी कम रहेगा। तो सेकेंडरी साइड में पावर डिमांड नहीं है, सेकेंडरी साइड का करंट शुरू है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर खुद को बैलेंस रखने के लिए और सेकेंडरी साइड में डिमांड ना होने की वजह से प्राइमरी साइड में भी पावर जो है वो सप्लाई सिस्टम से ज्यादा विड्रॉ नहीं करता है, और पावर विड्रॉ नहीं करना इसलिए वो करंट भी कम विड्रॉ करता है। तो ये I0 का जो वैल्यू है वो कम ही रहेगा अभी, और करंट ही कम है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ड्रॉप होगा, क्योंकि देखिए प्राइमरी साइड ये जो है ये क्लोज है, करंट भी फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज ड्रॉप तो होना चाहिए वाइंडिंग में, क्योंकि वाइंडिंग का नेचर ओहमिक भी है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है। तो देखिए सही है आपका, वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, होगा भी, लेकिन इतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट लेवल काफी कम है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, और इस वजह से अगर काफी कम वोल्टेज ड्रॉप होता है तो हम लोग अगर उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी लिख रहे हैं कि V1 और E1 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हम लोगों ने लिखा है। आप देखिए एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिखा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है, इंटरनल वाइंडिंग में ड्रॉप्स है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है लेकिन कम फ्लो हो रहा है, इसीलिए ड्रॉप्स तो होंगे ही लेकिन काफी कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, इसीलिए मैंने या हम लोगों ने उसे निग्लेक्ट किया हुआ है वो ड्रॉप को, और अगर इंटरनल ड्रॉप्स को निग्लेक्ट किया है इसीलिए हम लोग लिख पा रहे हैं V1 is as good as equals to E1। इसीलिए आप देखिए एक्सटर्नल वोल्टेज जो है प्राइमरी साइड का V1 वो एग्जैक्टली इक्वल हम लोगों ने लिया हुआ है प्राइमरी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 से, क्योंकि ड्रॉप्स हो रहे हैं लेकिन नेग्लिजिबल है इसीलिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट यहां पे आपके लिए रहेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर ट्रांसफॉर्मर प्रैक्टिकल है लेकिन अगर लोड कनेक्ट नहीं किया है तो सेकेंडरी साइड में जो है वो E2 इक्वल्स टू V2 कैसे होता है, और प्राइमरी साइड में जो है वो V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू E1 कैसे होता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा ही, और अब हम लोग देखते हैं पावर इक्वेशन और करंट इक्वेशन के बारे में। अगर ट्रांसफॉर्मर ये प्रैक्टिकल है और लोड कनेक्ट नहीं किया है तो चलिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन जो है पावर का वो देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है ट्रांसफॉर्मर जो इनपुट साइड से पावर विड्रॉ करता है, ट्रांसफॉर्मर इनपुट साइड से जो पावर विड्रॉ करता है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर जो है वो कोर को मैग्नेटाइज करने में ट्रांसफॉर्मर यूज करता है, क्योंकि कोर जो है उसमें फ्लक्स डेवलप कराना मतलब ही कोर को मैग्नेटाइज करना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसफॉर्मर का, क्योंकि कोर में फ्लक्स नहीं है या वो मैग्नेटाइज नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 नहीं मिलेगा, और प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 आप लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा अगर कोर में फ्लक्स नहीं है और कोर मैग्नेटाइज नहीं है तो कोर शुड बी मैग्नेटाइज। तो इस वजह से इनपुट पावर में से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर डेफिनेटली, भले काफी कम पावर यूज होगा लेकिन जो भी होगा वो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए रहता है, और कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये लॉस को ओवरकम करने में भी लगेगा इनपुट पावर में से, और कुछ परसेंटेज ऑफ पावर जो है वो लोड की डिमांड को कैटर करने के लिए लगता है, रेदर काफी हायर परसेंटेज ये लोड की डिमांड को कैटर करने के लिए ही लगता है। तो ये तो हो गया जनरल पावर इक्वेशन, और इसको लिख के भी रखा है हम लोगों ने। आप देखिए P इन मतलब इनपुट पावर,
इक्वल्स टू, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर जो रहेगा इनपुट में से, ये कोर को मैग्नेटाइज करने के काम में आएगा, पी मैग मतलब पावर रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज द कोर, और कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये लॉस को ओवरकम करने में लगेगा, पी लॉस जो लिखा है शॉर्ट में, और मैक्सिमम शेयर ये होना चाहिए लोड की डिमांड को कैटर करने के लिए, पी लोड। लेकिन देखिए अगर आप आज के कंडीशन को कंसिडर करते हो, मतलब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लेकिन नो लोड कंडीशन के लिए अगर आप देखते हो, तो देखिए क्या रहेगा। अगर आप लोड कनेक्ट नहीं किए हो तो डेफिनेटली लोड की डिमांड को कैटर करने के लिए पावर लगेगा ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास लोड ही नहीं कनेक्ट किया हुआ है आप लोगों ने सेकेंडरी साइड में, तो लोड की डिमांड कैटर तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से पावर रिक्वायर्ड टू कैटर द डिमांड ऑफ लोड, ये हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, जीरो, क्योंकि नो लोड कंडीशन है। और इस वजह से अगर ये पावर रिक्वायर्ड टू कैटर द डिमांड ऑफ लोड अगर जीरो है, तो इनपुट पावर का इक्वेशन क्या होगा, पी इन इक्वल्स टू पी मैक प्लस पी लॉस। इसका ही मतलब ये है कि आज के कंडीशन के लिए अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, लोड कनेक्ट नहीं किया है, तो इस वजह से इनपुट पावर जो है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए लगेगा, जो कि एवरग्रीन फंक्शन है इनपुट पावर का, और कुछ परसेंटेज ऑफ पावर जो है इनपुट पावर में से ये लॉस को ओवरकम करने में यूज होगा। जो भी लॉस होता है, क्योंकि अभी नो लोड लॉस बोलना पड़ेगा उसको, लेकिन जो भी ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है तो लॉस तो होगा ही अभी, तो जो भी होगा उसको ओवरकम करने के लिए पावर लगेगा। तो इस तरह ये हो गया पावर इक्वेशन आज के केस में, अभी के केस में। लेकिन पावर इक्वेशन के बाद आप लोगों को अच्छे से पता है, हम लोग ऑलवेज एक काम करते हैं, पावर इक्वेशन के बाद करंट इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक करंट हम लोग लेते हैं या ले सकते हैं। तो चलिए करंट इक्वेशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं आफ्टर पावर इक्वेशन। when load is not connected to the secondary or output terminals of the transformer, rather practical transformer, तो देखिए इनपुट पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इनपुट साइड का, प्राइमरी साइड का करंट जो है वो लेते हैं आई नॉट, क्योंकि आप देखिए प्राइमरी साइड, इनपुट साइड जो है वहां का करंट है आई नॉट, तो आई नॉट ये वो नो लोड प्राइमरी करंट है जो इनपुट पावर को रिप्रेजेंट करने में हम लोग यूज करते हैं। उसके साथ साथ आई म्यू ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है प्राइमरी करंट का, जो पावर कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और Iw जो है वो है लॉस कंपोनेंट, जो वो पावर को रिप्रेजेंट करता है जो लॉस को ओवरकम करने में यूज होता है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो आप देखिए करंट इक्वेशन क्या हुआ फिर, आई नॉट इक्वल्स टू आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू। देखिए इससे पहले जो वीडियोस हम लोगों ने देखे थे या मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, वो ऑपरेशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर विथ लोड एंड विदाउट लोड के किए थे। अगर आप चाहते हो तो मैं जो लिंक है उसकी वो डिस्क्रिप्शन में दे भी देता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं किए तो प्लीज वॉच कीजिए। मैं तो चाह रहा हूं आप मेरा पूरा ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज जो है मैं उसकी लिंक देता हूं, उसमें जितने भी वीडियोस है अभी तक वो पूरे आप देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, आप देखिए उसको, आपको काफी बेनिफिट होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे थे कि Iw जो है वो लॉस कंपोनेंट है करंट का, और वो पावर को रिप्रेजेंट करता है जो लॉस को ओवरकम करने में जाता है। लेकिन देखिए ये जो है पावर और करंट, ये आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोगों को कभी जरूरत नहीं पड़ी बताने की, क्योंकि देखिए अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो चाहे आप लोड कनेक्ट करो या ना करो, लॉस तो होना ही नहीं है, क्योंकि इफिशियंसी 100% रहती है आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो इसीलिए ये सब कंपोनेंट्स वहां नहीं दिखे। लेकिन आज जब आप पहली बार प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन पढ़ रहे हो विदाउट लोड के लिए, तो डेफिनेटली लॉस तो होना ही है। इसीलिए आपको पावर इक्वेशन में वो पावर भी मिल रहा है जो लॉस को ओवरकम करने के लिए जा रहा है, और वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपने करंट भी लिया हुआ है Iw। तो Iw ये क्या हुआ, लॉस कंपोनेंट है। Iw इज द लॉस कंपोनेंट which generally used to represent the power which is used to overcome the losses when the transformer is practical। तो चलिए करंट इक्वेशन भी हम लोगों ने देख लिया। इस तरीके से ये पावर इक्वेशन हो गया और करंट इक्वेशन हो गया। तो ये देख लिया हम लोगों ने पूरा एनालिसिस, अगर ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है और लोड अगर कनेक्ट नहीं किया है तो। अब चलिए ये जो पूरा ऑपरेशन है वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम। तो देखिए कैसा देख सकते हैं, तो फेजर डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता ही है, फेजर डायग्राम स्टार्ट करना है तो मैंने तो पहले ड्रॉ करके रखा है, लेकिन एक एक वेक्टर जैसा मैं हमेशा बताता हूं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला वेक्टर रहेगा, जो वेक्टर से हम लोग फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे, वो डेफिनेटली क्या होता है, रेफरेंस वेक्टर।
और वो जो होता है वो रेफरेंस वेक्टर वो ऑलवेज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हम लोग लेते हैं क्योंकि वो रेफरेंस है। और बाकी जो वेक्टर्स होते हैं अलग डिफरेंट क्वांटिटीज के जो वेक्टर्स होते हैं वो खुद को कंपेयर करते हैं आपके रेफरेंस वेक्टर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेफरेंस वेक्टर जैसे कि आप लोगों को पता है कोई भी करंट या कोई भी वोल्टेज को आप लोग रेफरेंस वेक्टर करके ले सकते हो। रेदर कोर का जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है उसे भी आप रेफरेंस वेक्टर ले सकते हो। तो आप लोगों को पता ही है कि ट्रांसफॉर्मर चाहे आइडियल हो या प्रैक्टिकल हो, विथ लोड कंडीशन हो विदाउट लोड कंडीशन हो, ऑलवेज फेजर डायग्राम ड्रॉ करना काफी इजी होता है जब आप रेफरेंस वेक्टर ये क्या लेते हो, फ्लक्स को। क्योंकि फ्लक्स ये मेडिएटर है जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस कराता है E2 और प्राइमरी साइड में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 मिलता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पॉसिबल होता है कोर के मैग्नेटाइजेशन की वजह से, फ्लक्स के वजह से। और आप ट्रांसफॉर्मर को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय यूजिंग फ्लक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेफरेंस वेक्टर फ्लक्स को लेके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर, पहला ही वेक्टर आप देखिए, मैंने रेफरेंस वेक्टर जो लिया हुआ है, रेफरेंस वेक्टर लिया हुआ है फाई को, फ्लक्स को। और इस वजह से वो रेफरेंस है, इस वजह से उसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने लिया हुआ है। परफेक्टली हॉरिजॉन्टल फ्लक्स को रेफरेंस है, इस वजह से हमने लिया हुआ है। अब देखिए जैसी रेफरेंस हम लोग लेते हैं फ्लक्स को, एक बेनिफिट मिलता है, सेकंड वेक्टर हम लोग बना सकते हैं और वो रहता है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि देखिए हम लोग ओरिस्टेट का प्रिंसिपल जो है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल, जो रहता है आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां वहां मैग्नेटिज्म आपको मिलेगा, या जहां मैग्नेटिज्म है वहां पे आप फ्लक्स जो है वो आपको मिलेगा। आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो देखिए फ्लक्स जो है वो डेफिनेटली कोर का फ्लक्स जो है, जो अभी भी आपने रेफरेंस लिया हुआ है वेक्टर, रेफरेंस वेक्टर लिया हुआ है, तो वो तो मैग्नेटिज्म है। और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग लेंगे आई म्यू। क्योंकि देखिए पी मैग मतलब पावर रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज द कोर, ये तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि वेक्टर डायग्राम में पावर हम लोग नहीं बताते हैं। तो फिर मैग्नेटिज्म जो है वो हम लोग आईम्यू ले सकते हैं, क्योंकि आईम्यू ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है आपके करंट का, जो यूज होता है वो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोर को मैग्नेटाइज करने में लगती है। तो इस वजह से देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ये आईम्यू को कंसीडर करते हैं और मैग्नेटिज्म ये उसका है फाई। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आप सेपरेट नहीं कर सकते एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ओरिस्टेड। तो इसीलिए हम लोग ने इन दोनों वेक्टर्स को इन फेज लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आई म्यू ये इलेक्ट्रिसिटी है और फाई जो है ये है मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये इन फेज लिया हुआ है क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते हो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ओरिस्टेड। तो चलिए दो वेक्टर जो है वो हम लोगों ने बनाए हैं। अब देखिए उसके बाद हम लोग यूज करते हैं एज यूजुअल, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो पढ़ा था तो उसका विथ लोड और विदाउट लोड का जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था उसी लाइन ऑफ एक्शन से हम लोग चल रहे हैं। तो दो वेक्टर अभी तक हम लोगों ने बनाए हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ओरिस्टेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फेजर डायग्राम में और यूज करते हैं लेंस लॉ। तो देखिए लेंस लॉ जो है वो क्या है, E1 E2 हम लोग अभी बताएंगे। तो ये E1 और E2 मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 प्राइमरी वाइंडिंग का और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 सेकेंडरी वाइंडिंग का, ये हम लोग बता सकते हैं अभी फेजर डायग्राम में। लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निकल स्कोप तो चाहिए, बेस तो चाहिए। तो बिल्कुल है लेंस लॉ ये बेस है, क्योंकि आपने देखा है लेंस लॉ में हम लोगों ने ये देखा था कि लेंस लॉ क्या है, हेनरी लेंस ने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है कि ऑलवेज जो रिस्पॉन्स है वो कॉस को अपोज करता है। तो रिस्पॉन्स E1 E2 होगा, क्योंकि E1 जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्राइमरी वाइंडिंग का, और E2 जो कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी वाइंडिंग का, ये आपके रिस्पॉन्स है जो मिले हुए हैं कॉस फ्लक्स के वजह से। अगर कोर में फ्लक्स नहीं होता तो सेकेंडरी साइड में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता E2, और प्राइमरी साइड में भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 आपको नहीं मिलता। तो जो E1 E2 मिला है रिस्पॉन्स, ये सिर्फ उसके कॉस फ्लक्स के वजह से मिला है। तो लेंस लॉ ये चीज के लिए यूज कर सकते हो आप यहां पे। तो रिस्पॉन्स ये कॉस को अपोज करता है, तो जो अपोज करता है रिस्पॉन्स वो 90 डिग्री हम लोग पीछे बता सकते हैं। तो लेंस लॉ को फेजर डायग्राम में ये 90 डिग्री लैगिंग इफेक्ट या जीरो पावर फैक्टर लैगिंग इफेक्ट से बताया जाता है। तो हम लोगों ने वही किया हुआ है, लेकिन ये पता होना चाहिए कैसा रहता है। मैंने मेरे हर वीडियो में जब भी मैं फेजर डायग्राम को डिस्कस करता हूं तो ये जरूर बताता हूं। आप देखिए मैंने यहाँ पे यूज भी किया हुआ है। आप देखिए
वेक्टर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग वेक्टर्स का कंसीडर करते हैं। तो आप देखिए एरो का टिप जो है वो फ्लक्स के पास है, मतलब वो आगे है। एरो का टिप जिसके पास रहता है, जो वेक्टर के पास रहता है, वो आगे रहता है, और टेल जो वेक्टर के पास रहता है वो पीछे लैग करता है। तो एरो का टिप फ्लक्स के पास है तो वो आगे, और टेल आप देखिए ये E1 E2, टेल आप देखिए E1 E2 ये दोनों वेक्टर के पास है, मतलब वो दोनों वेक्टर 90 डिग्री पीछे है। आप देखिए 90 डिग्री रिलेशन है, ठीक है। एरो का टिप प्लस के पास है, वो आगे है, और टेल जो है वो E1 E2 दोनों के पास है, मतलब वो दोनों E1 E2 ये 90 डिग्री पीछे है। तो ये क्यों बताया आपने ऐसा? लेंस लॉ के हिसाब से बताया है, क्योंकि रिस्पॉन्स एक कॉस को अपोज करता है। तो जो रिस्पॉन्स है ये E1 E2 दोनों रिस्पॉन्स है, तो दोनों को पीछे बताना पड़ेगा। लेकिन कितना लैग बताना पड़ेगा? 90 डिग्री लैगिंग इफेक्ट से बताते हैं। लेंस लॉ जो है वो 90 डिग्री लैगिंग इफेक्ट से बताते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लेंस लॉ यूज करते हुए E1 E2 जो है वो हम लोग बता सके। तो इस तरह से देखिए अभी तक 4 वेक्टर को हम लोगों ने देखा हुआ है फेजर डायग्राम में। एक है आई म्यू और फाई, फाई तो रेफरेंस था, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आई म्यू ये हम लोगों ने बताया, और एक ही जगह पे बताया इन फेज, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कोरिस्टेट। उसके बाद हम लोगों ने लेंस लॉ यूज करते हुए E1 E2 ये जो वेक्टर है एक ही जगह पे है, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्स है E1 E2, और उसका कॉज है फ्लक्स। तो ऑलवेज रिस्पॉन्स जो होता है वो 90 डिग्री पीछे बताते हैं लेंस लॉ के हिसाब से। तो जो रिस्पॉन्स है E1 E2 ये देखिए आप 90 डिग्री पीछे है, क्योंकि एरो का टिप जो वेक्टर के पास है वो आगे, और टेल जो वेक्टर के पास है E1 E2 वो पीछे रहता है। तो इस तरह से देखिए ये भी हो गया। अब आप E2 आपको मिला हुआ है, तो E2 जहां पे वहां पे आप V2 लिख सकते हो। तो मैंने देखिए E2 मिला हुआ था, तो E2 जहां पे था उसको ही इक्वल्स टू V2 मैंने लिख लिया है। और आप लोगों को जैसा पहले से ही पता है कि फ्लक्स से मीडिएटर है, उसके ऊपर हम लोग जो भी वेक्टर बताते हैं वो प्राइमरी के बताना चाहते हैं, और फ्लक्स के नीचे जो भी वेक्टर बताना चाहते हैं वो है सेकेंडरी साइड के वेक्टर्स, ताकि सामने वाले को जो है काफी अच्छे से फेजर डायग्राम क्लैरिटी से क्लैरिफाई हो सके, क्योंकि फेजर डायग्राम एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। तो जो व्यूअर्स है उनको काफी अच्छे से वो फेजर डायग्राम देख के पूरा ऑपरेशन क्लियर होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छे तरीके से फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो फ्लक्स से हम लोगों ने रेफरेंस इसी के लिए लिया था, ताकि फ्लक्स के ऊपर पूरे प्राइमरी के वेक्टर हो और नीचे सेकेंडरी साइड के वेक्टर्स। तो आप देखिए अगर नीचे सेकेंडरी साइड के वेक्टर्स आप लोगों को बताने थे, तो उसमें तो E1 ये प्राइमरी साइड का वेक्टर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग एज यूजुअल शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर। तो नीचे अगर E1 है तो ऊपर शिफ्ट करोगे तो -E1 होगा, और अगर आप मॉड लोगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा वेक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने वही किया हुआ है। और E1 ये एज गुड एज V1 था, तो इसलिए हमने E1 को एज गुड एज V1 अगेन वैसे ही कंसीडर कर लिया है। तो चलिए यहां तक हम लोग आ गए। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए फ्लक्स, आई म्यू ये दो वेक्टर देखे हैं, फिर E1 E2 ये वेक्टर देखा है, फिर E2 को हम लोग V2 लिख सके क्योंकि वैसा है, और E1 ये एज गुड एज V1 था तो हम लोगों ने वो भी लिखा है। अब देखिए I2 तो फेजर डायग्राम में रहेगा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी साइड में लोड ही नहीं है, सेकेंडरी साइड जो है वो ओपन सर्किटेड है, तो करंट तो जीरो है आप लोगों का, तो करंट है ही नहीं सेकेंडरी साइड में, तो फेजर डायग्राम में भी I2 नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो इस वजह से हम फेजर डायग्राम में उसको नहीं बता रहे हैं, नहीं बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फेजर डायग्राम में। अब देखिए हम लोग एक ही वेक्टर, जो अभी दो वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वेक्टर्स बचे हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे लॉस कंपोनेंट के बारे में, आईडब्ल्यू को कैसा बताया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, देखिए बिल्कुल सिंपल और बेसिक तरीके से बताता हूं, आप ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ऑलवेज कैसा ड्रॉ करते हैं। देखिए आईडब्ल्यू जो है ये करंट है, प्राइमरी करंट का लॉस कंपोनेंट है। तो करंट जो है वो आईडब्ल्यू हो गया, जो आप लोग बताना चाहते हो, क्योंकि देखिए प्राइमरी साइड का नो लोड करंट जो है वो है आपका आई नॉट, उसका ये एक कंपोनेंट है। तो Iw ये आपका करंट हो गया जो आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हो अभी प्राइमरी साइड का, और प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वाइंडिंग का वो है आपका E1, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है E1। वो बात अलग है कि E1 इज एज गुड एज V1 प्रेजेंट केस में, तो मैंने E1 इज एज गुड एज V1 यहां पे लिख के रखा है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है V1, और प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट है I0 उसका वो कंपोनेंट जो आप बताना चाह रहे हो वो है Iw। तो ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। तो इस तरह वाइंडिंग का वोल्टेज, वाइंडिंग का करंट आपके पास अवेलेबल हो चुका है, और वाइंडिंग का वो नेचर जो रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए वो होगा R।
क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होने की वजह से वाइंडिंग का नेचर आर प्लस एल है, आप लोगों ने देखा है आर प्लस एल, रेजिस्टिव कम इंडक्टिव है वाइंडिंग, बिल्कुल सही है। लेकिन लॉस कंपोनेंट अगर आप बताना चाह रहे हो, क्योंकि आईडब्ल्यू जो है वो लॉस कंपोनेंट है, तो अगर आप लॉस कंपोनेंट बताना चाह रहे हो प्राइमरी करंट का, तो वाइंडिंग का ये कौन सा नेचर रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए, वो आप लोगों को देखना होगा। तो वाइंडिंग का कौन सा नेचर है रिस्पॉन्सिबल होता है लॉस के लिए, वो ऑलवेज होता है रेजिस्टिव नेचर। वाइंडिंग का जो ओहमिक नेचर है, रेजिस्टिव नेचर, ये होलली, बिल्कुल भी, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है लॉस के लिए। तो इस वजह से जब आप प्राइमरी साइड का जो आई नॉट ये करंट है, उसका जो कंपोनेंट आप बताना चाह रहे हो लॉस कंपोनेंट आई डब्ल्यू, वो रिप्रेजेंट करने के लिए वाइंडिंग का सिर्फ रेजिस्टिव नेचर ही लेते हैं, क्योंकि वो लॉस कंपोनेंट है आई डब्ल्यू। तो वाइंडिंग का वो नेचर लो जिसके वजह से वो लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आर आप ले सकते हो। और प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज अगर आप देखोगे तो वो तो एक्चुअली इवन है, एक्चुअल वोल्टेज जो वाइंडिंग का है वो है इवन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वाइंडिंग में जो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, लेकिन इवन जो है वो एज गुड एज V1 होने की वजह से हम लोगों ने ऐसा लिखा। तो एक तरीके से ट्रायंगल बनाना है हम लोगों को ऑलवेज, वोल्टेज करंट और नेचर का, तो ट्रायंगल बन चुका है। ये वो वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग का E1, अब वो एज गुड एज V1 भी है। और प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट है आई नॉट, उसका लॉस कंपोनेंट आप बताना चाह रहे हो IW, तो वो भी लिख के रखा है मैंने। तो ये वोल्टेज करंट और ये हो गया नेचर वाइंडिंग का। तो देखिए आप लोगों को पता ही है, अगर रेजिस्टिव नेचर अगर है या सर्किट अगर रेजिस्टिव है, और अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो हमने देखा हुआ है इससे पहले, मैंने हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये अपलोड किया हुआ है वीडियोस। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको ये पता होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ये सभी वीडियोस के लिंक दे रहा हूं। तो आप देखिए, अगर सर्किट रेजिस्टिव है या आप रेजिस्टिव सर्किट या नेचर लेते हो, तो ऑलवेज करंट और वोल्टेज ये इन फेज होता है। अभी आपका नेचर रेजिस्टिव है, तो डेफिनेटली आपका ये करंट और ये वोल्टेज ये एक ही जगह में रहेंगे, इन फेज रहेंगे, क्योंकि इन फेज रिलेशनशिप रहता है ऑलवेज अगर नेचर ये रेजिस्टिव होता है तो। और नेचर रेजिस्टिव क्यों लिया है हमने, क्योंकि देखिए आप प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट है आई नॉट, उसका लॉस कंपोनेंट बता रहे हो आई डब्ल्यू, और वाइंडिंग का टोटल नेचर भली आर प्लस एल हो, लेकिन लॉस कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आर नेचर ही है, इसीलिए हम लोगों ने नेचर सिर्फ रेजिस्टिव लिया हुआ है। तो इस तरह वाइंडिंग का ये वोल्टेज हो गया E1, वाइंडिंग का वो करंट जो आप बताना चाह रहे हो वो है IW, और नेचर है आपका R। तो इस तरह से रेजिस्टिव नेचर है, इसीलिए करंट इज इन फेज विद वोल्टेज होगा। और ये रीजन है कि जहां पे वेक्टर वोल्टेज का है E1 V1, वहीं पे हमने IW बता दिया। आप देख सकते हो IW ये जो है लॉस कंपोनेंट प्राइमरी साइड के करंट का आई नॉट का, वो मैंने इन फेज बताया है आपके वोल्टेज V1 या E1 के लिए, क्योंकि देखिए रेजिस्टिव नेचर है तो करंट इज इन फेज विद वोल्टेज रहेगा। तो इसीलिए IW ये इन फेज है आपके E1 या V1 ये वेक्टर के लिए, करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने IMU और IW ये दोनों करंट जो है प्राइमरी साइड का जो नो लोड करंट है आई नॉट, उसके दोनों कंपोनेंट जो है करंट के, वो फेजर डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब हम लोगों को जस्ट ये दोनों वेक्टर जो है करंट के, उनका वेक्टर एडिशन लेना है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टोटल करंट आई नॉट जो है वो मिल जाएगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, जब सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट नहीं किया है। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे काफी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आप ये दोनों का जनरली दो वेक्टर जो है IMU और IW, इनको वेक्टोरियली ऐड कर दो जस्ट, तो आपको क्या मिलेगा आई नॉट इक्वेशन के हिसाब से। तो आप देखिए ये IMU आपके पास अवेलेबल था फेजर डायग्राम में, इससे पैरेलल एक वेक्टर मैंने यहां ले बना लिया जो इमेजिनरी लाइन से दिख रहा है आप लोगों को। तो जो IMU है उससे पैरेलल ये वेक्टर बना लिया, और जो IW था लॉस कंपोनेंट, उससे पैरेलल ये वेक्टर बना लिया है। तो जो ये IMU और IW ये जो दो वेक्टर है, उसका अगर अभी आप ये रिजल्टेंट अगर वेक्टर ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली वो क्या रहेगा आई नॉट। सो आई नॉट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ IW एंड IMU। तो आप देखिए IMU और IW का ये जो रिजल्टेंट है वो रहेगा आई नॉट। तो इस तरह से देखिए पूरे वेक्टर जो है फेजर डायग्राम में वो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किए हुए हैं, एक भी वेक्टर नहीं छूटा है, और कंसेप्चुअली हम लोगों ने एक एक वेक्टर को देखा हुआ है। अब लास्ट में देखिए वेक्टर डायग्राम में क्या होता है। वेक्टर डायग्राम इज अ डायग्राम which gives the angular relationship between different types of
इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। तो अभी तक आपने एंगुलर रिलेशनशिप बताया ही नहीं है, तो वो आपको बताना होगा। तो देखिए काफी सिंपल है, ये हो गया वोल्टेज का वेक्टर प्राइमरी साइड के, और ये हो गया प्राइमरी साइड का करंट आई नॉट। तो देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में ये जो एंगल है फाई नॉट, ये पावर फैक्टर एंगल है, विच इज द एंगल बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज एंड प्राइमरी वाइंडिंग करंट। तो इस तरह से फाई नॉट जो है वो आपका पावर फैक्टर एंगल होगा। सेकेंडरी साइड में तो करंट ही नहीं है, तो वो पावर फैक्टर एंगल सेकेंडरी साइड में रहेगा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी साइड में पावर ही जीरो है। तो इस तरह से हम लोगों ने फेजर डायग्राम जो है उसके हेल्प से ऑपरेशन पूरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का पढ़ लिया है, जब लोड सेकेंडरी साइड में कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट लोड एज वेल एज विथ लोड। तो देखिए विदाउट लोड को डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विथ लोड अगर काफी अच्छे से समझ में आया, ऐसा अगर लगता है तो मैंने पूरी कोशिश की है, आपको डेफिनेटली कंटेंट पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है और आपको अगर लगता है कि कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को जो है वो प्लीज लाइक कीजिए। आप बने रहिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्ट्रिक के साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।